ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना हमें न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। न्यूक्लियोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो बेसिकली ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो ये वहाँ अटैक करेगा। अब बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन नहीं करता? हेलो एरीन्स नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमने लिया क्लोरोबेंजीन, लिया क्लोरोबेंजीन पे OH नेगेटिव अटैक करा, नेगेटिव चार्ज है मतलब कि न्यूक्लियोफाइल है। हमें सब्स्टिट्यूट कराना है, Cl रिमूव कराएंगे, इसकी जगह OH हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, पर ये रिएक्शन होती ही नहीं है। बात आती है क्यों नहीं होती है रिएक्शन? 4 रीजन है। सबसे पहला है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से पहला रीज़न कि जब क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जब ब्रेक ही नहीं होगा तो Cl निकलेगा कैसे और OH जुड़ेगा कैसे? दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का चेंज। अगर हम ये देखें क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसमें S कैरेक्टर कितना हो गया? 1/3 इंटू 100, 33.3%। और अगर हम एल्केन में देखें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 मतलब 1/4 इंटू 100 कितना हो गया? ये 25% आ गया। और हमने पढ़ा है जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब अगर बात की जाए तो sp2 वाले में S कैरेक्टर ज़्यादा है, sp3 वाले में S कैरेक्टर कम है, तो मतलब ये वाला कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, बॉन्ड की जल्दी ब्रेकिंग होने नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद अगला आता है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। फिनाइल कटायन जो हम बनाते हैं, मान लो हमने क्लोरीन रिमूव करवाया और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये फिनाइल कटायन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं अगर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाईली लोकलाइज चार्ज होता है, और लोकलाइज चार्ज हमेशा क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। तीसरा रीज़न हो गया। चौथा रीज़न, हमें पता है इस बेंजीन के अंदर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो भी कैसा? इलेक्ट्रॉन रिच। अब क्या होगा? ये भी बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे तो ये ऐड होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये 4 रीज़न हो गए। कौन कौन से? सबसे पहला रेजोनेंस, कार्बन क्लोरीन का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा फिनाइल कटायन की इंस्टेबिलिटी, और चौथा रिपल्शन। अगर अब मुझे ये रिएक्शन करवानी है, मान लो कि मुझे क्लोरोबेंजीन पे OH लगाना ही है, तो बहुत ही ज़्यादा हम ड्रास्टिक कंडीशंस ले लेते हैं। ड्रास्टिक कंडीशंस में क्या होता है? एक्वस NaOH, 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर और एसिडिक कंडीशन। क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? OH। बेंजीन के ऊपर OH को हम कहते हैं फिनोल। पर ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है। पर हम चाहें तो इस रिएक्शन को क्या करवा सकते हैं? ईजी करवा सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी तरीके से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दें, तब हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी करवा सकते हैं। कैसे होगा? अगर हम क्या करें, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो क्या होगा? हमने किया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, देखो टेम्परेचर पहले हमने यूज़ किया था 623, अब आ गया 443। हमने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, अब टेम्परेचर हो गया 368। हमने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, सिर्फ थोड़ा सा वार्म किया और सॉल्यूशन, और OH की Cl की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? हर जगह OH। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे भी OH। अब कंडीशन क्या आती है? अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मैंने जो NO2 जोड़ा, ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो, यही पोजीशन है।
मैंने NO2 कहाँ कहाँ जोड़ा है, यहाँ पे पैरा पे है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे है, और यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे क्यों नहीं जोड़ा? हमने ना क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाया था। जब हम क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाते थे तो क्या होता था, जो नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन थी वो कहाँ कहाँ हो रही थी, ऑर्थो और पैरा पे। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा थी, ऑर्थो और पैरा पे। तो बेसिकली हमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी थी वो करनी थी ऑर्थो और पैरा से, इसीलिए हमने कहाँ पे जोड़े NO2, ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे जोड़े। अब हम ये देखें कि कैसे कम हो रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कैसे कम हो, हमने लिया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रेजोनेंस करके देखो, क्लोरीन रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज, बाकी सारा स्ट्रक्चर एडजस्ट। फिर ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फिर बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो ऑर्थो पे आया है इसको कौन पुल करेगा, NO2। कैसे, ये इधर और ये इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से बना दिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप में NO2 ने विड्रॉ किया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके दिखाया इसने यहाँ पे। अगले स्टेप में वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पे, और क्लोरीन वापस। तो हमने ये दिखाया कि जब ऑर्थो पे हमने NO2 लगाया, इस पोजीशन पे जब हमने NO2 लगाया तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आया तो NO2 ने उसको विड्रॉ किया, ठीक है। तो इन चारों रीज़न से हम क्या कर सकते हैं, पहली बात, इन 4 रीज़न से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी नहीं करवा पाते, पहली बात। और अगर करवाना है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालोगे उतना ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछ ले कि ऑर्थो और पैरा पे कैसे कम होती है, शो बाय रेजोनेंस, तो तुम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दोगे, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाओ, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा, रिएक्शन इन मेटल्स पढ़े। अब अगली बात क्या आती है, हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच। अब हमने अभी पढ़ा था ना, क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन हटा के OH लगा दिया। अब इसके ना 2 मैकेनिज्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और हमें करने हैं। एक आता है SN1, एक आता है SN2। इस 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 का मतलब है बायमोलिक्यूलर। अब इनका मतलब क्या है यूनिमोलिक्यूलर और बायमोलिक्यूलर का, वो देखो। पहली बात आती है SN1 की, करते हैं। इस 1 का मतलब है, देखो जब रिएक्शन हो रही होती है ना तब क्या होता है, मान लो कोई भी अल्काइल एलाइड लिया हमने, R के ऊपर X लगा, X निकला, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ठीक है। देखो CH3Cl है, OH नेगेटिव, Cl निकाला, OH नेगेटिव डाल दिया हमने, ठीक है। अब इस केस में जब हम SN1 पढ़ते हैं तो 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, एक अल्काइल एलाइड है, एक न्यूक्लियोफाइल है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों में से किसी एक पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो अब इस केस में SN1 में जो रेट डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे करता है, ठीक है। करना दोनों पे चाहिए था, पर SN1 में खाली एक पे करता है, इसके ऊपर बेस के ऊपर नहीं करता। इसका 0 ले लो और अल्काइल हैलाइड का 1 ले लो। अब रीज़न आता है कि क्यों अल्काइल हैलाइड पे ही क्यों डिपेंड करता है। तो अब देखो, हमने लिया क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 1 कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी, ठीक है। अब टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, हमने बोला जो SN1 ऑर्डर फॉलो करता है वो 3 to 1, मतलब टर्शरी सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे लेट, और SN2 में प्राइमरी सबसे जल्दी, सेकेंडरी और टर्शरी सबसे लेट। अब रीज़न आता है इसमें क्यों टर्शरी पहले करता है, इसमें क्यों प्राइमरी पहले करता है। ये सारे ना अभी हम इंटेक्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड। अब SN1 की बात करते हैं। SN1 एक 2 स्टेप का प्रोसीजर है, 2 स्टेप में होता है। कैसे, स्टेप 1 है, मैंने टर्शियल काइलाइड लिया, क्लोरीन निकाला,
क्लोरीन निकल गया, OH उसकी जगह आके जुड़ जाएगा, यही करना है। तो देखो पहला स्टेप जो है हमारा क्लोरीन का निकलना वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है RDS। जब क्लोरीन निकल गया तो क्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा, तो बचे हुए कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कार्बोकटायन, कार्बोकटायन होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अगर मुझे इसको स्टेबलाइज करवाना है तो हमें क्या डालने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इस चीज़ को भी देखेंगे क्या बात है। अगले स्टेप में जब कार्बोकटायन बन गया तो इसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करता है, ये एक फास्ट स्टेप है। क्लोरीन हट के क्या लग गया, OH। पर हम एक बात देख रहे हैं, देखो क्लोरीन जहाँ से निकला OH बिल्कुल उसी पोजीशन पे आके जुड़ा है ना। इसका भी एक नाम है, इसको हम रिटेंशन वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए रिटेंशन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो क्लोरीन निकल गया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन निकल गया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन निकल गया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव। इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे, तीनों इसको स्टेबलाइज करेंगे। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबलाइज करेंगे पर कंपैरेटिवली कम करेंगे। इसके ऊपर 1 लगा हुआ है तो थोड़ा और कम करेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की और प्राइमरी की होती है, और रेट सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बोकटायन के ऊपर। और रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब क्या है, जहाँ से OH निकला, जहाँ से Cl निकला, OH बिल्कुल उसी पोजीशन पे आके जुड़ा, तो इसे बोलते हैं हम रिटेंशन। ये SN1 हो गया। SN2 में क्या हो जाता है, देखो SN2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें 1 2 3 होता क्या है, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, इसको भीड़ स्टेरिक हिंड्रेंस से फ़र्क पड़ता है। ये हमने लिया प्राइमरी, प्राइमरी भी नहीं है, मिथाइल क्लोराइड है। हमने बोला OH बैक साइड से अटैक करेगा और क्लोरीन निकल जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब OH का बॉन्ड बन रहा होगा और क्लोरीन का बॉन्ड निकल रहा होगा। इस टाइम पे जो बॉन्ड बने हुए वो कितने बने हुए, सिर्फ 3। ये मत मानना कि इसमें 5 है, क्योंकि कंप्लीट बॉन्ड इसमें सिर्फ 3 ही कहलाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहलाएगी, 5 मत लेना, sp3d मत करना। क्लोरीन निकल जाएगा और OH उसकी बैक साइड पे अटैक कर जाएगा। तो हमने देखा जहाँ से क्लोरीन निकला है OH उसकी बैक साइड पे आके निकल जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, जिसमें जो किस में होती है, SN2 में। और इस केस में जो रेट डिपेंड करता है वो दोनों के ऊपर करता है, अल्काइल हैलाइड पे भी और बेस पे, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों के ऊपर। अब 2 एक्सेप्शंस है हमारे पास। क्या एक्सेप्शंस है, अब बेंजाइल हैलाइड है, देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी को हमेशा SN2 करना चाहिए, ये रूल है। सिमिलरली हमने अलाइल लिया इस साइड, देखो अलाइल हैलाइड, क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी प्राइमरी होना चाहिए, दोनों प्राइमरी हैं। दोनों को रिएक्शन कौन नहीं करनी चाहिए, SN2, पर ये नहीं करते, ये करते कौन से, SN1। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को पढ़ते हैं। हमने क्या किया, क्लोरीन निकाला, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बना बेंजाइल कार्बोकटायन। हमने क्लोरीन निकाला, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बना अलाइल कार्बोकटायन, बन गया बेंजाइल और अलाइल। अब बेंजाइल में क्या कर देखोगे, रेजोनेंस, ये बॉन्ड इधर गया, पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, जो हमने ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली रेजोनेंस पढ़ती है, वो रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल हो गया। सेम अलाइल में इधर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमने ये देखा कि बेंजाइल और अलाइल प्राइमरी ही होते हैं, SN2 करना चाहिए पर SN2 नहीं करते, SN1 करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका कार्बोकटायन स्टेबल होता है। एक्सेप्शंस तो याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं। बीटा एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में। इसमें हम प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव निकालते हैं, किस में से, बीटा कार्बन में से। देखो कैसे, हमने Cl लिया, ये अल्फा है, ये बीटा है,
अल्फ़ा से Cl जाएगा, बीटा से एक H जाएगा, क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया। ठीक है, ये हमने किया। अगले रिएक्शन में देखो करा है, खोल के स्ट्रक्चर बना दिया इस वाले में। Cl निकाला, OH क्या करता है? H को लेता है बीटा से, H2O निकाल देगा। ये जो H के बॉन्ड है ये यहाँ चले जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और Cl बाहर KCl के साथ बाहर हो जाएगा। अब अगले केस में Cl जिससे जुड़ा हुआ अल्फ़ा, दोनों साइड बीटा, बीटा और Cl जाएगा, इधर से बीटा से H और एक Cl जाएगा, दोनों से प्रॉप वन इन। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आएगी अगले स्ट्रक्चर में। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फ़ा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। Cl यहाँ से जा सकता है, एक बार बीटा 1 से हमने डबल बॉन्ड बनाया, एक बार बीटा 2 से बनाया। अब इसमें हम डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर है। तो सेट्ज़ेफ रूल कहता है, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर दिख रहा जाए तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल। कहने का मतलब डबल बॉन्ड अगर बीच में है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, कोने में है तो अनस्टेबल होगा, इतना याद रखना है हमें। तो देखो ये जो ब्यूट 2इन है, इसमें डबल बॉन्ड बीच में स्टेबल मेजर, इसमें कोने में है तो अनस्टेबल। वैसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट साइड वाला, डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं लेना, डबल बॉन्ड के जस्ट साइड वाला कार्बन, ये वाला, कितने अल्फ़ा है? 2 अल्फ़ा। डबल बॉन्ड के साइड 2 कार्बन है, एक ये वाला, ये वाला, टोटल 6 अल्फ़ा। तो 6 अल्फ़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसको हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड मानेंगे और उसको कम सब्स्टिट्यूटेड मानेंगे। ठीक है।